मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। एक ऐसा क्रूशल पॉइंट है जहां पर कुछ भी हो सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हंगामा ख़त्म हो गया, हो सकता है कि ऐसा ना हो और उनकी ये सोच गलत साबित हो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और पिंडी में क्या हो रहा है, इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद इमरान खान ने अभी तक तो खिताब नहीं किया, कोई ऐलान भी नहीं किया। एक ट्वीट ज़रूर की है, लेकिन जो ये समझा जा रहा था कि वो खुशी में भागते हुए आएंगे और ज़बरदस्त तरीके से वो सेलिब्रेट करेंगे। खैर, क्योंकि बहुत लेट नाइट रिज़ल्ट्स आ रहे थे और बहुत वो देखभाल के इसके ऊपर जो भी अपना लाएअमल होगा उसको तरतीब देंगे। अभी तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपनी अपनी पार्टियों के इजलास बुला लिए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 20 सीट्स में से 20 की 20 सीट्स पीटीआई की थी, जिसमें से अब तक जो अभी तक के रिज़ल्ट हैं फाइनल जो सामने आ रहे हैं उसमें से 15 सीट्स पीटीआई जीत गई है, 4 पीएमएलएन ने ली हैं और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलिब्रेशन है ये 20 में से 5 सीटें हारने पर है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अभी आते हैं इस तरफ भी कि ये रिज़ल्ट क्यों आए, क्या यही रिज़ल्ट आने थे या इससे कुछ मुख्तलिफ रिज़ल्ट आने थे, इस पर भी बात किए लेते हैं। लेकिन इन रिज़ल्ट्स के बाद क्या कोई और रिज़ल्ट भी आने वाला है? एक बात तो आप याद रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और आईएमएफ की कंडीशन ये होती है कि आपकी हुकूमत सस्टेनेबल होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ लेन देन करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आप ये करेंगे और हम आपको इतना पैसा देंगे। अभी तक हमें कर्ज़ की रकम नहीं मिली, हमें फ़ंड्स नहीं मिले अभी। और उन्होंने जो इतना टाइम लिया आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ डील करने में, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये थोड़ी मुद्दत के लिए हुकूमत आई थी, यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ उसके बाद जो कुछ होता रहा वो सब कुछ देखते रहे। और उनको इस चीज़ का ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत 1-2 महीने के लिए आए और फिर ख़त्म हो जाए और फिर कोई और हुकूमत आए और हमें उसके साथ एक मरतबा फिर नेगोशिएट करना पड़े। ये सब चीज़ें उनके सामने थी और वही हुआ है। इसकी वजह यह है कि अब इन रिज़ल्ट्स के बाद नए इलेक्शन तो नागुज़ीर हो चुके हैं, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, ये हम कह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो ऐसा ना सोच रहे हों, हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहे हों। जिस तरह मैंने अभी कहा कि वैसे तो पाकिस्तान में अब किसी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा किसी ना किसी एडवेंचर की गुंजाइश रहती है। तो ये याद रखिएगा कि अभी इमरान खान का फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला भी आना है। सर पर तलवार की तरह लटका हुआ फ़ैसला अभी गायब नहीं हुआ, अभी वो फ़ैसला भी आना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ जमा है और इमरान खान अभी भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे उनको एतराज़ है, अभी भी वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब के पास जाके धीरे से उनके कान में ये कहना चाहिए कि आप धांधली की जो बात कर रहे थे वो धांधली हो गई है, धांधली हो गई है खान साहब। कोई ज़रा उनको जाकर बताए कि वो मुसलसल ये कह रहे थे कि धांधली हो जाएगी, धांधली हो जाएगी, हमें जीतने नहीं दिया जाएगा, और वो एक ह्यूज मार्जिन से जीते हैं। और सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 6 की भी एक दिन पहले तक बात हो रही थी। क्या वो ताकतें जो इमरान खान के साथ एक ऐसी लड़ाई झेल रही थी जिसकी बिना पर इमरान खान और उनकी पार्टी ने फ़ौज मुखालिफ तारीख़ की बदतरीन कैंपेन चलाई, आपके ख़्याल में कि वो ताकतें इस रिज़ल्ट को कबूल कर लेंगी? करना चाहिए, क्योंकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं। इस तरीके से हार मानी नहीं जाती पाकिस्तान में। मैं बहुत खुले अल्फाज में कह रही हूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे इतने खुले लफ्ज़ों में नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा एंगल तब्दील करते हैं। बात यह है कि अब ये सब कुछ जो हो रहा है तो देखिए कि आगे क्या होता है। इमरान खान अब एक तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इस वक्त पीएमएलएन का जो नैरेटिव सामने आया है वो ये है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, उन्होंने अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट किया है। और उनका कहना ये, मरियम नवाज़ की ट्वीट भी आ गई और उनके जो दूसरे लीडर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं होने वाले, कभी भी नहीं होंगे। ये हो सकता है कि इस शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ ये ऐलान करें कि इसी साल में इलेक्शन होंगे और हम इलेक्शन अनाउंस करें। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में वो ये कह दें, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि कभी भी अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। आप ये लिख लें, आज नोट डाउन कर लें। जबकि इमरान खान जो आज के दिन तकरीर भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कर लें, बड़ा ऐलान भी करेंगे और खुल के बात करेंगे। और जो मैंने आपको पहले बातें कही अपने पिछले प्रोग्राम में कि वो क्या बात करेंगे, वो वही बातें करेंगे। वो आके यही कहेंगे कि देखिए मैं तो ये कहता था। अब वो एक कितना इसके ऊपर उनको गुरूर में आते हैं, वो इसको कैसे लेते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बड़ा इंसान जो होता है उसको विक्ट्री को जो है वो अच्छे तरीके से संभालना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक PTI की तरफ के जो लोग हैं उनका जो नैरेटिव नज़र आ रहा है वो बुलडोज कर रहे हैं अपनी जो मुखालिफ पार्टियाँ उनको। लेकिन वो याद रखें, मैंने वही एक बात की कि ये जितने भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त, इनमें से कोई भी ये सोचने पे तैयार नहीं है कि ये सीट्स तो उन्हीं की थी जिसमें से 5 सीटें चली गई हैं। लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मरियम नवाज़ ने जो जलसे किए वो इतने ह्यूज थे कि जितनी गैदरिंग हमें इमरान खान के जलसों में आखिरी दिनों में नज़र आ रही थी, उतनी गैदरिंग हमें मरियम नवाज़ के जलसों में भी नज़र आ रही थी। और हमने जब रिज़ल्ट्स देखे हैं तो उसमें हमें ये नज़र आया है कि 20,000 30,000 का फासला है। बल्कि कुछ एक रिज़ल्ट तो मैं ये देख रही थी जिसमें शायद 3,000 का या 4,000 का फ़र्क है। और कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें अगर हारने वाले के 35,000 है तो जीतने वाले के 45,000 है, यानी 10, 15, 20,000 का फ़र्क आ रहा है, जो कम फ़र्क नहीं है। लेकिन जलसे जब होते हैं तो उसमें 10-20,000 का फ़र्क पता नहीं चलता। यानी अगर इमरान खान के जलसों में फ़र्ज़ कीजिए कि 1 लाख लोग थे और मरियम नवाज़ के जलसे में 80,000 लोग हैं या 70,000 लोग हैं, 70,000 लोग हैं, तो वो 20 या 30 के का फ़र्क जलसे में ऐसा सच नज़र नहीं आता। और ये बात अपनी जगह पर कि फिर भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी उसको डिफीट नहीं किया जा सकता इस वक्त, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो पॉपुलैरिटी किस वजह से है? वो उस वजह से है कि जो नैरेटिव वो लेकर चल रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि हमारी नस्लों को, हमारी जनरेशन्स को डेकेड्स से जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वही नैरेटिव इमरान खान ने अपना नैरेटिव बनाया। उन्होंने एक बहुत ही चालाकी से अपनी सियासत इस वक्त की है, जिसमें उन्होंने मज़हब को भी साथ रखा है, जिसमें उन्होंने कल्चर को भी शामिल किया है, जिसमें उन्होंने सोशल नॉर्म्स को भी शामिल किया है, जिसमें उन्होंने जो आपकी भारत दुश्मनी है उसको भी सामने रखा है, जिसमें उन्होंने अमरीकी साजिश को भी सामने रखा है, जिसमें उन्होंने एंटी वेस्ट के एक जो एलिमेंट है उसको भी साथ रखा है। उन्होंने पूरा एक फार्मूला तैयार किया, पूरा एक उन्होंने क्या कहते हैं कि खिचड़ी बनाई है या पूरी देग तैयार की है अपने फार्मूले की। वो जब आप ऐसी देख तैयार कर लें तो किसी की क्या हिम्मत है कि वो आपके सामने खड़ा रह सके? ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को ये कहें कि कब्र में तुम्हारी पकड़ होगी, फरिश्ते तुमसे सवाल पूछेंगे और जन्नत जो है वो ये रास्ता है, और उसके बाद जो है, और फिर आप इतने पॉपुलर लीडर भी हों, एक पॉपुलिस्ट लीडर हों आप, और आप जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी चल रहे हों। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हरगिज़ नहीं। आप एंटी जनरल तो हो सकते हैं, आप ये हो सकता है कि आप किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ हों, आप एक एंटी जर्नैल तो हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये बात तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसको जो है हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं जाते। जो कुछ बातें मसलन ये कि जिस तरह मैंने ये बातें जो कि इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और पॉइंट्स भी कहें कि इन चंद महीनों के अंदर जो महंगाई हुई, जो डॉलर का हाल हुआ, जो रुपए का हाल हुआ, जो महंगाई की बिना पर गरीबों का हाल हुआ, और जैसे फैसले किए गए IMF की बिना पर, तो आप समझते हैं कि इसको वोट मिलने थे। लेकिन इसमें यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान की जीत नहीं है। ये इमरान खान की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, और वो आखिरी दिनों में बड़े परेशान थे बहुत ज़्यादा। वो जिस तरह जब उन्होंने ये कहा कि आओ लगाओ मुझ पे आर्टिकल 6, तो वो ये समझ रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि दीवार से लगा दिया गया। वो दीवार से लग चुके थे, और दीवार से लगने के बाद उनको इतनी ह्यूज विक्ट्री मिले, तो ये तो कमाल की बात होती है, आपके लिए एक नई ज़िंदगी है। किस वजह से हारे, इसमें एक चंद पॉइंट्स और भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो मैं देख रही थी कि नून लीग ने जो टिकट्स दी लोगों को, जो कैंडिडेट्स थे PMLN के, वो सब के सब वही जो PTI से आए थे। यानी जो PTI छोड़कर आए हैं, आपने उन्हीं को टिकट्स दे दी कि तुम अपनी सीटों पर दोबारा लड़ लो। आपके जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ हैं? एक और बात, बड़ी अहम बात, नो कॉन्फिडेंस वोट जब लाया गया और सिर्फ 1 साल रह गया था,
और पीटीआई इंतहा से ज़्यादा अनपॉपुलर थी। जिस तरह उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट्स दी कि हम तो हार जाएंगे, हमारा तो जो है वो ख़त्म हो चुका है, हम कभी भी दूसरी उसमें नहीं आएंगे। लेकिन उन हालात में सिर्फ एक लॉजिक की बिना पर इतना बड़ा काम करना क्या ठीक था, क्या सही था? सकता है कि मेरे व्लॉग से पहले, आप तक पहुंचने से पहले इमरान खान आके वो स्पीच कर दे और वो, लेकिन वो जो अपने मुतालबात रखेंगे, वो जो अपने डिमांड्स रखेंगे, उनमें सबसे बड़ी डिमांड ये होगी कि फौरी इलेक्शन, और वो ये कहेंगे कि सितंबर से पहले इलेक्शन करवाओ। और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन लेकर चलेंगे, तो हो सकता है कि एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिले। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिज़ल्ट आया, यानी ये कि क्योंकि पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और कौम जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनको वोट देने वाला जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट से नफरत का इजहार है, ये इस वजह से है, ये जो नैरेटिव है ये दरअसल लोगों ने ये नैरेटिव अडॉप्ट किया। तो आप अगर सिर्फ एक ख़ास इवेंट की वजह से कह रहे हैं कि 9 अप्रैल और वो सब कुछ के जो इमरान खान जो हैं वो उतरे हैं अपनी गद्दी से, इस वजह से कह रहे हैं, तो वो और बात है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कौम या पीटीआई के लोग या पीटीआई खुद एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं ये जो है ये बाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ आपका नैरेटिव। इसकी वजह ये है कि पीटीआई ना तो खुद एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और ना ही उसके लोग और ना ही पाकिस्तान के लोग, इनमें से कोई भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एंटी एक इंडिविजुअल तो हो सकता है लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं है। इसकी वजह यह कि इनको जैसे ही इक़्तिदार में आने के लिए सहारा मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट का, ये एक सेकंड में प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, उसकी तरफ हो जाएंगे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहता है। जहाँ हम अपने मुल्क की ये बातें कर रहे हैं, अब क्या होता है आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हमारे जो हमसाया कंट्रीज़ हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि आरबीआई अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है। यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़, इन इंडियन रुपीज़, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें जो है वो अपना पैसा डालेंगे। और उसके बाद जब ट्रेड होगी तो जो भी ट्रेड हो रही है कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करके जो उस वक्त का रुपये और डॉलर का फ़र्क होगा, यानी उस वक्त जो कीमत होगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उतनी पेमेंट जो है वो रुपये में कर दी जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका। इसी तरीके से होगा ये काम कि अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रूबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे। फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है, आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं, तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन असल में मैं आर्टिकल पढ़ी थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee। ये आरबीआई ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम आईएमएफ पे बैठे हुए हैं और अब ख़तरा ये है कि आईएमएफ कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें आईएमएफ की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे।
इमरान खान के सपोर्टर्स, कहते हैं ना 60% यूथ है पाकिस्तान में, और वो 60% यूथ ये नहीं देख रही कि उनका लीडर और उनके लीडर्स शेख रशीद, इमरान खान, ये सब एक आखिरी साल में ये कहते हुए नज़र आए हैं, ये उन्होंने लिटरली कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हम तो हार जाएंगे, अगली दफ़ा हम नहीं आ सकते, हम तो, शेख रशीद ने कहा, वोट मिल ही नहीं सकते, धड़म तख्ता हो जाएगा हमारा। उनके सपोर्टर्स ये नहीं देख रहे कि वो अगर उनके अपने लीडर ये बात करें तो वो इसलिए करें कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो क्या जो डिलीवर आपको नहीं कर पाया तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि हमें इनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? असल बात तो ये ना कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया, इस बेस पर वोट देना चाहिए, नहीं। क्योंकि हम एक भरपूर किस्म की एक्टिविस्ट कौम है, एक एक्टिविस्ट नेशन है, और ख़ास तौर पर 60% यूथ, वो तो ऐसी एक्टिविस्ट हैं कि सोशल मीडिया पर दूसरों ओपोनेंट्स को गालियां देने के अलावा जो है हमारा कोई ट्रेंड नहीं चलता। और हम इस वक्त सिर्फ एक लीडर को उस नैरेटिव की बिना पर सपोर्ट कर रहे हैं जो बेशक अंदर से खोखला हो, जिसके पीछे कोई पर्सनल एजेंडा हो, जिसमें मज़हब का इस्तेमाल भी किया जा रहा हो, जिसमें एंटी वेस्ट होने का भी झंडा जो है उठा के इस्तेमाल किया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, लेकिन हमने उसका साथ देना। हमने ये नहीं देखना कि उसने हमारे लिए डिलीवर क्या किया, उसने हमारे लिए क्या क्या किया इस दौरान कि हम उसे दोबारा लाएँ। और जो डिफ़ॉल्ट के करीब आपके मुल्क को ले जाता है, डिफ़ॉल्ट के किनारे पर, उसको आप दोबारा वोट दे के लाते हैं और आप खुश होते हैं उसके ऊपर। और जो आपको डिफ़ॉल्ट से निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल लेते हैं, उनकी नाकामी पर आप खुश हो रहे हैं। मुझे नहीं पता वो आगे चल के काम आपके लिए कितना करेंगे, नहीं, मैं तो सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ ना। तो इससे पता चलता है कि हमारा सोचने का और हमारा IQ लेवल क्या है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, हमें कितनी नॉलेज है, हमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, और हम कितनी तरक्की करेंगे। आप इस सिचुएशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम, हम लोग कितनी तरक्की करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।